मुझे पता चला साजिश का, जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया कि जिधर आज हमारी मायशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी मायशत सीधी तरह नीचे जाएगी, तबाही की तरफ हम जाएंगे। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की मायशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। और आज जरा हालात देखें, रुपया जाने लगा है, 200 रुपए का डॉलर बनने लगा है, स्टॉक मार्केट नीचे, हर चीज महंगी। और मैं अपने मीडिया के लोगों से पूछता हूं, क्यों नहीं आप लोगों के पास माइक लेके जाते और पूछते कि जी टमाटर 5 रुपए महंगे या प्याज जो हमारे जमाने में करते थे। पूछे लोगों से आज महंगाई कितनी है। और मुझे पता है किन किन मीडिया हाउसेस पे पैसा चल रहा था जब इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हमारे खिलाफ। आज हालात देखें, और आज हालात इसलिए कि जब मुल्क पैर पे खड़ा हो रहा था तब इन्होंने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई। तो मैं आज, एक मिनट, आप तुमने कोई वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है कि किन्होंने इस मुल्क को साजिश करवाई। कौन कर रही है? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको खत लिखा है, एक कमीशन बैठाएं और पूछें कि हमारे मुल्क से किसने यह गद्दारी की है, और पूरी तरह ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं ताकि सारी कौम को पता चले कि ये मीर जाफर और मीर सादिक जिन्होंने किन के साथ मिलकर आज इस मुल्क को यहां खड़ा किया। और आज इस हुकूमत के पास कौन सा रास्ता है? आज इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। अब ये अमेरिकनों के पास जाएंगे, वो बिलावल अभी जाएगा अमेरिका, और याद रखें ये वो बिलावल है जिसकी अमेरिका के जो सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने इसका टेलीफोन रिकॉर्ड किया। ये जब इसकी वालदा इसको बता रही थी कि किधर किधर बैरूनी मुल्कों में तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसके पास पैसे पड़े हैं, किधर पड़े हैं। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात की बात नहीं करेंगे। और ये जब आ जाएगा, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा कि हमारी मदद कर दे, हमें पैसे दे दे, क्योंकि नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। अब अगर अमेरिकनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अमेरिकन एक चीज कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि मतलब यह कि जो भी हम तुम्हारी इमदाद करेंगे उसकी एक कीमत होगी। और कीमत क्या होगी पाकिस्तानियों? कीमत आपकी आजादी होगी। वो आपसे फिर वो कहेंगे कि हमें बेसिस चाहिए। वो जिस तरह हमने उनकी जंग में शिरकत करके, और पख्तूनख्वा के लोगों को तो पता है कि किस तरह तबाही मची थी पख्तूनख्वा में जब उनकी जंग में शिरकत की थी। आपको तो पता है कितने लोगों ने शहादतें दी, कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, 80,000 हमारे शहरी शहीद हुए इनकी जंग लड़के। इसी तरह वो कहेंगे हमें बेसिस दो, वो फिर आगे हमें किसी और की अपनी जंग में शामिल करेंगे।
और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद को कामयाब करना है, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। इनकी जरूरत नहीं होगी कि अमेरिकनों को कहें कि जनाब हमें रूस से 30% कम कीमत पे तेल मिल रहा था, यानी कि हम पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम आपको बेच सकते थे, और 30% कम हमें गंदम मिल रही थी अमेरिकनों से, रूसियों से। इसलिए क्योंकि हमारी पॉलिसी अपने लोगों के बेहतरी के लिए थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश कि मेरे लोगों का फायदा हो। आपने मुझे इलेक्ट किया था, मैंने तो आपका फायदा करना था। तो इसलिए जब एक गुलाम हुकूमत आती है, उनको वो करना पड़ता है जो हुक्म मिलता है। ये नहीं, रूस से ये नहीं 30% कम तेल खरीदेंगे या गंदम, क्योंकि इनको हुक्म नहीं है। इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। यूक्रेन के अंदर इनको रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मुझे भी कहा था कि रूस के खिलाफ करो, मैंने कहा वो हमारी जंग ही नहीं है, हम क्यों उनके खिलाफ कहें। आपने कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ कभी स्टेटमेंट दिया? आपने इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जो फलस्तीनियों से वो कर रहे हैं, तो हम क्यों आपकी जंग में शिरकत करें। लेकिन अब जब गुलाम ऊपर बैठ जाए तो इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका इनको हुक्म करेगा। और मेरे मर्दान के लोगों, आपने जब इस्लामाबाद आना है, एक और वजह है आपकी इस्लामाबाद आने की, और वो ये है कि जो सारे चोर डाकू इन्होंने ऊपर बैठा दिए, कहीं दुनिया में ये नहीं है कि एफआईए के अंदर शहबाज शरीफ और बेटों की 24 अरब रुपए के करप्शन के केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस है। और यही ऊपर बैठ के पहले एफआईए का इन्होंने उसको तब्दील किया। जब इन्होंने उसका ऑफिसर तब्दील किया एफआईए का, उसको इन्होंने रिजवान, डॉक्टर रिजवान, सब याद रख लें नाम डॉक्टर रिजवान का, एक बड़ा दिलेर और काबिल एफआईए का ऑफिसर था। उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। ये वही हुआ था जब एमक्यूएम के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था। जब एमक्यूएम में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था, तो एमक्यूएम ने जब नवाज शरीफ इक्तदार में आया, तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था, सबको चुन चुन के एमक्यूएम ने कत्ल किया। उसके बाद कराची की पुलिस खत्म हो गई। आज भी कराची में रेंजर्स हैं, क्योंकि कभी उसके बाद उनकी पुलिस उसके बाद खड़ी नहीं हुई। इसी तरह ये जब चोर ऊपर आ गए और इदारों पे बैठ गए हैं, सारे हमारे इदारे अब तबाह होंगे। और जब मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। सारे जो बड़े बड़े डाकू थे उनके केस माफ होंगे, हमारे इंसाफ का निजाम खत्म होगा, हमारी जो भी हमारे इंसाफ में निजाम में पे लोगों का इत्मीनान है वो खत्म होगा, हमारे इंसाफ की निजाम की कब्र खोदी जाएगी। इस मुल्क में जो हजरत अली कहते थे कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता।